नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल असम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MS1 हिंदी काव्य के भक्ति काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इससे पहले आपको बहुत सारे वीडियो मैंने सेंड किया है चैनल पर, आप उसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये हम आज इस वीडियो में प्रश्न 12 जो है पद्मावत के ऊपर और एक 14 नंबर प्रश्न को जाएंगे, तो आप इसे सुनिएगा, आपके काम आएगा। एग्ज़ाम तो शायद फरवरी में होने वाली है और आपसे ये विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलते हैं हम नए प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 12 है जो कि पद्मावत में निहित लोक जीवन की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ये प्रश्न 2009 दिसंबर में आया था प्रश्न 5 के रूप में। तो पद्मावत में निहित लोक जीवन की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो पहले इसे आप एक कहानी के तौर पर सुनिए, उसे समझिए, अपनी भाषा में इसे परीक्षा में लिखिए। पद्मावत की कथा राजन्य वर्ग की कथा है। राजन्य वर्ग की कथा का अर्थ क्या होता है? राजाओं के वर्ग, राजा जन, राजन्य ना राजाओं, राजा जैसे जन, हाँ, उनकी कथाओं से है। अर्थात इस प्रेम कहानी का नायक रत्नसेन चित्तौड़गढ़ का राजा है। जो पद्मावत जो प्रेम कहानी है, जो नायक है उनका नाम है रत्नसेन, वो चित्तौड़गढ़ का राजा है। नागमती उसकी पटरानी है और पद्मावती प्रेमिका है। नागमती उनकी जो पहली पत्नी है, उनका नाम है नागमती और उनकी जो प्रेमिका है उसका नाम है पद्मावती। गंधर्वसेन सिंहलदेव का राजा पद्मावती का पिता है। तो अब पद्मावती का जो पिता, उनका नाम क्या है? गंधर्वसेन। सिंहल द्वीप का राजा है जो पद्मावती के पिता है। और अलाउद्दीन दिल्ली का बादशाह है। यहाँ पर जो खलनायक है अलाउद्दीन, वो दिल्ली का बादशाह है। जाहिर है कि जब कथा राजन्य वर्ग की है तो परिवेश भी वही होगा, किंतु पद्मावत में ऐसा नहीं है। एक लोक कवि बहुत देर तक इस परिवेश में रह ही नहीं सकता। एक लोक कवि कभी भी बहुत समय, बहुत देर तक ऐसे परिवेश में रह नहीं सकता है। उसे जब भी मौका मिलेगा वह लोक जीवन की ओर भागेगा। उसे जैसे मौका मिलेगा वो क्या करेगा? लोक जीवन की ओर भागेगा। अगर उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला तो वो उसी परिवेश का लोकमय बनाने की कोशिश करता है। अगर उसे ऐसा परिवेश नहीं मिलता है तो उसी परिवेश को क्या करता है? वो लोकमय बनाने की कोशिश करता है। जायसी ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने जहाँ कहीं भी अवसर मिला है, उन्होंने लोक जीवन की सुंदर छवियाँ प्रस्तुत की है, सुंदर छवियाँ प्रस्तुत की है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जायसी ने विशिष्ट को ही सामान्य बनाने की कोशिश की है। उन्होंने रत्नसेन को राजा से जोगी बना दिया है और लिखा है, करब पीड़ित कठिन है राजा, करब पीड़ित कठिन है राजा। अर्थात प्रेम मार्ग कठिन है। कबीर के शब्दों में प्रेम के लिए सर्वप्रथम अहम का त्याग करना और गणानंद के अनुसार प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा है, किंतु उस पर कुटिल और सयाने यानी जिनमें बांकपन है, सयाने नहीं चलते हैं। राजा जब तक सत्ताभिमान से रहित नहीं हो जाता तब तक वो प्रेम कर ही नहीं सकता। यानी जब तक राजा सत्ता यानी जो गद्दी है उससे विहीन नहीं होता, उसका मोह जब वो छोड़ देता है तब जाके वो प्रेम के लायक होता है। जायसी अपनी इस युक्ति को चित्रित करने में सफल हुए और उन्होंने रत्नसेन को सत्ताच्युत करने के बाद ही उसके प्रेम पात्र से मिलवाया।
पद्मावती की भी यही स्थिति है। पहले वो सुगे के उड़ जाने पर दुखी होती हैं और सखी उसे कहती है कि जैसे भी हो उसे खोजो, और बहुत दिन बाद जब वो सुगा उसे मिलता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। पद्मावती की मुख्य चिंता अपने भावी पति को लेकर है। जब वह राजकुमारी है, देर सवेरे कोई राजकुमार मिल ही जाएगा, किंतु वो एक सामान्य स्त्री की तरह शिव मंदिर में मन्नत मांगती है, और अगर ये मेरे योग्य वर मिल जाएगा तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो मैं आपकी पूजा करूँगी। पद्मावती के संग उसकी सखियाँ भी गई हैं जो विभिन्न जातियों की है। नागमती वियोग खंड में तो नागमती का पूरा व्यक्तित्व ही एक सामान्य स्त्री का है। पद्मावत में लोक कथाओं के तत्व भरे पड़े हैं, अतः इसमें यंत्र तंत्र लोक जीवन का सुंदर चित्रण भी किया गया है। सिंहलदेव की पनिहारिन के चित्रण में जायसी ने पनघट का जो चित्र खींचा है वह अत्यंत मनोहारी है। पनघट पर झुंड की झुंड पनिहारिन पानी भरने आ रही है। वे सुंदर हैं, पद्मिनियाँ हैं। वे जिसे नज़र भर देख लेते हैं उस पर मानो तिरछे नैनों की कटार गिर पड़ती है। इन पनिहारिन के सिर पर सोने के गड्ढे हैं। इस प्रसंग में अतिरिक्त नहीं है। भारतीय लोकगीतों की सामान्य स्त्री भी सोने की थाली में अपने प्रिय को भोजन परोसती है और फूलों की से सजाती है। दरअसल इन सुंदरियों के रूप सौंदर्य के द्वारा जायसी ने पद्मावती के अतित्व रूप सौंदर्य को दिखाना चाहते हैं। जिस राजकुमारी को पानी इतनी सुंदर है, वो राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। माथे कनक गागरी अवही रूप अनूप। माथे कनक गागरी अवही रूप अनूप, जेही के अस पनिहारी सुरानी के ही रूप। यानी अगर उनकी पनिहारिन इतनी सुंदर है तो रानी कितनी सुंदर न होगी। इसी तरह जायसी ने पद्मावती के विवाह के समय हल्दी लगाने की रस्म का भी सुंदर चित्रण किया है। हल्दी तो सामान्य लोग लगाते हैं, राजकुमारियों को तो कुमकुम चंदन आदि के लेप लगाए जाते हैं। और उसके बाद विवाह का जो दृश्य है वो तो पूरी तरह भारतीय स्त्रियों की पूरी तस्वीर प्रस्तुत कर देते हैं। बारात आ रही है और वे अपनी अटरियों पर चढ़कर बारात और दूल्हे को देखती है। पद्मावती भी जोगी को दूल्हे के बस में देखने के लिए सखियों के संग कोठे पर चढ़ जाती है और पूछती है कि इस बारात में वो जोगी कहाँ है। पद्मावती के इस प्रश्न का उत्तर एक सखी चित्राई के साथ देती है। जब रवि देखूं उठे प्रभाता, उठा छत्र तस बीच बाराता, वही माँझ भा दुल्ह सोई और बारात संग सब। अर्थात उस बारात के बीच पहले सूर्य की तरह चमकदार धूप को देखो, फिर उसके बीच दूल्हे को देखो। पद्मावत का मानस रोधक खंड पूरी तरह लोक तत्वों से भरा हुआ है। यह पूरा खंड प्रश्नोत्तरी शैली में है, जैसे मायके की स्वच्छंदता का वर्णन किया गया है तथा ससुराल में इस स्वच्छंदता के छिन जाने की आशंका भी प्रकट की गई है। भारतीय लोक मानस का यह परिचित दृश्य है। सामान्य घरों की स्त्रियां को ससुराल में अनेक बंधनों और निषेधों के बीच रहना पड़ता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ससुराल जाने लगती है तो उसकी आंखें बरसने लगती है और वो घर परिवार के लोगों और सखियों को गले लगकर रोती है। मायके के इसी प्रेम का स्वाभाविक चित्रण पद्मावती की इस मनोदशा में देखा जा सकता है। गहबर नीन आए भरी आंसू, छाड़ब यह सिंघल कैलासो, छाड़ियो नेहर चलियो बिछोई, यही रे दिवस कहाँ हाँ है तो तब दोई, छाड़ियो अपनी सखी सहेली, दूरी गवन ताजी चलियो अकेली।
नेहर आई काह सुख देखा, जनु होइगा सपने कर लेखा। मिलहु सखी हम तहबा जाहि, जहाँ आई पोनी आऊब नाही। हम तुम मिली एके संग खेला, अत विछोड़ आने ग्यू मेला। बादल को युद्ध में जाना है और उसकी नवविवाहिता वधू उसकी ओर देख रही है और सोच रही है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं लज्जावश चुप रहती हूँ तो प्रिय चले जाएंगे और कुछ कहती हूँ तो मुझे ठिड़ समझेंगे। रहो लज्जाई तो प्यूँ चले, कहाँ तो कहीं मुही ठिड। लेकिन अंततः उसका असली रूप प्रकट होता है और वह बादल को उसके शाक्त धर्म की याद दिलाते हुए कहती है कि तुम युद्ध का साहस बांधो और मैं सती का बनाती हूँ। हम दोनों का मिलन जय और पराजय की स्थिति में ही संभव है। अगर तुम रण में पीठ दिखा कर आए तो भी तुम्हें नहीं मिलूंगी। बादल स्त्री के इस प्रसंग से श्री के इस प्रसंग में राजपुताने का पूरा लोक जीवन सामने आता है। जैसे ने बनिजारा खंड में सिंहलदीप के हाट का जो चित्रण किया है वो अत्यंत स्वाभाविक है। यह पूरी तरह से लोक जीवन से संपृक्त है। जायसी ने पद्मावत में जहाँ भी अवसर मिला है वहाँ लोक जीवन का सजीव चित्रण किया है और जहाँ इसका अवसर नहीं मिला है वहाँ भी लोक तत्व का प्रयोग किया है। यही पूरी कथा राजन पर आगे बढ़ती है और अंततः सामान्य की ही जीत होती है। चाहे राजा रत्नसेन हो, चाहे रूप गर्भिता नागमती, दोनों को सामान्य होना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि पद्मावत को लोक जीवन का प्रत्यक्ष चित्रण कम हुआ है, किंतु जितना भी हुआ है वो विशद और स्वाभाविक है। यह स्वाभाविकता ही पद्मावत को लोक संपृक्त देती है। पद्मावत की कथा का आधार लोक प्रचलित कथा और ऐतिहासिक कथा है, इसीलिए पद्मावत में सहज रूप में लोक जीवन, लोक विवश आदि आ गए हैं। पद्मावत की रचना प्रक्रिया को देखते हुए यह नहीं कह सकते हैं कि लोक जीवन से संबंधित ये प्रसंग ऊपर से थोप गए हैं या बीच बीच में जोड़ गए हैं। निस्संदेह इसे यह साबित होता है कि जायसी की लोक जीवन में गहरी पेठ थी। भारतीय लोकमानस में कथा के कई रूप, किस्सा, कहानी, वृत्तांत प्रचलित है। जायसी ने पद्मावत में स्पष्ट रूप में लिखा है, प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बुझी लेउ जो बुझे पारहु। दरअसल जायसी का उद्देश्य एक ऐसी प्रेम कथा लिखने तथा जिससे उच्चतर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हो सके। जायसी इस सुंदर और मनोहरी दृष्टि की नश्वरता से परिचित है। इस संसार में एक से बढ़कर अनेक शक्तिशाली राजा हुए, सुंदरियां हुई, किंतु वे सभी काल के गाल में विलीन हो गए। रह गई तो बस एक कहानी। यह कहानी ही वह जीवन मूल्य है जो अनुकरणीय और अमीठ है। जायसी का यह प्रतिवाद्य लोक विश्वास में के अनुकूल भी है और शास्त्र अनुकूल भी है। तात्पर्य यह है कि जायसी को भारतीय लोक जीवन का अच्छा ज्ञान था और ये वे लोक जीवन से दूर जाना भी नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण राजन्य वर्ग का सामान्यीकरण है। अगर जायसी ऐसा ना करते तो पद्मावत अभिजात्य वर्ग की कथा बनकर रह जाता है और वह शास्त्रीय हो जाता है। अपनी कृति को शास्त्रीय होने से बचाने के लिए ही जायसी ने इतिहास पर कम, लोक प्रचलित कथा पर ज़्यादा जोर दिया है। यही कारण है कि पद्मावत की नागमती की सारी चिंता एक अभावग्रस्त सामान्य भारतीय स्त्री की चिंताएं बन गई है और पद्मावत का दुख एक लाचार औरत का जिसके प्राण तोते में बसे थे। तोते के उड़ जाने पर पद्मावती रोती है। पद्मावती के इस दुख से जायसी लोक गीतों की प्रश्न उत्तरी शैली में अत्यंत सजीव बना दिया है। उड़ी वह सुवाटा, कहाँ बसा खोजहु सखी सो बासो, दुहों है धरती की सरग, गा पवन न पावे तासो। जहाँ न राती न दिवेश है, जहाँ न पोन न घानी, तेही बन होई सुवाटा बसा को रे मिलावे आने। जायसी बहुश्रुत थे,
लेकिन उन्होंने सुव्यवस्थित रूप से ज्योतिष, शास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। इन विषयों के संबंध में उनका ज्ञान लगभग जैन श्रुतियों पर आधारित था। पद्मावती की कथा लोक कथा के रूप में प्रचलित थी और उनमें उनसे पहले इस तरह की लोक कथाओं को लेकर असाइद और मुल्ला दाऊद प्रेमाख्यान की रचना कर चुके थे। अतः जायसी ने भी लोक प्रचलित कथा को ऐतिहासिक कथा से जोड़ दिया और एक विशुद्ध प्रेम कथा को प्रेम और युद्ध की कथा बना दिया, जो एक सफल त्रासदी बन गई। और इस तरह से जायसी ने एक प्रचलित लोक कथा का परिष्कार तो किया, किंतु उसे शास्त्रीय होने से बचा लिया। यह सर्वविदित है कि जायसी का संबंध जायस से था और यह भी भ्रांति है कि जायसी एक मशहूर सूफी संत थे। एक सिद्ध फकीर के रूप में जायसी की ख्याति जायस के सुदूरवर्ती गांव तक थी। यह मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मानव मूल्य का प्रवर्तक यह कवि ब्रह्मांड आडंबर और बाह्य आडंबर चमत्कारों में विश्वास नहीं कर सकता था। दरअसल जायसी की ख्याति का आधार उनका कविता ही था, जिनमें मार्मिकता है, करुणा है, त्रासदी है, जो निस्सार तथा नश्वर जीवन के प्रति सहज अनुराग की भावना जगाता है। भले ही यह अनुराग क्षण भर का ही क्यों न हो, क्षण भर का सच्चा अनुराग ही अमर है। इसीलिए जायसी ने लिखा है कि सहज अनुराग और निर्मल स्वभाव के कारण रूपवंत भी अनेक उनके पाव पड़ते थे और उनका मुंह देखते थे। एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाव। एक नैन जिस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाव। सब रूपवंत पाव गाही, मुख जो वही कई पाओ। यानी स्पष्ट है कि जायसी कवि है और उनका जीवन में भी उनकी ख्याति का ही आधार था। जायसी वाई आँख और बाया कान खो चुके थे, अर्थात वे कुरूप थे। इसीलिए जो उन्हें दिखता था वो हंसता था, जो उन्हें देखता था वो हंसता था, किंतु जब वो उनका कवि को सुनता था तो रो पड़ता था। मोहम्मद कवि जो प्रेम का ना तन रकत ना मांसू, जई मुख देखा तई हंसा, सुना तो आए आंसू। वास्तव में जायसी अपनी कविताओं के कारण ख्याति प्राप्त कर चुके थे। और उनकी ख्याति का आधार उनका लोक जीवन से गहरा लगाव ही था। डॉक्टर श्रीनिवास बत्रा ने ठीक ही लिखा है कि जायसी भारत की ग्रामीण जनता के कवि हैं, इसलिए उन्होंने अवधि के ठेठ रूप को अपनाया है। नूर मोहम्मद की तरह जायसी ने हिंदी की अवधि इसलिए काव्य रचना की है कि उसके द्वारा इस्लाम का प्रचार किया जाए और उसे घर घर पहुंचा दिया जाए। भारतीय समाज में लड़की को पराया धन समझा जाता है। मायके में उसे जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ससुराल में नहीं। लड़कियां जानती है कि आज नहीं तो कल वे ब्याह दी जाएगी और ससुराल जाते ही उनका सारी स्वतंत्रता छिन जाएगी। सास ननद ताना देगी। ससुराल से मायके आना भी ससुराल वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। इसी लोकमत और कटु यथार्थ को जायसी ने कितने सुंदर ढंग से चित्रित किया है। ए रानी मन देखो बिचारी, एही नहर रहना दिनचारी, जो लागी अहेशिता कर राजो, खेली लेहू जो खेलहु आजो, पुनि सासुर हम गवनव काली, कित यह सरवर पाले, कितावन पुनि अपने हाथा,
कित मिली के खेलव एक साथा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न बार में हमने ये सब चीज़ें आज जाने। और उसके बाद प्रश्न 14 है। प्रश्न 14 जो प्रश्न है, पद्मावत में वर्णित लोक तत्वों का विवेचन कीजिए। और इसमें ये भी प्रश्न आया था दिसंबर 2006 में, प्रश्न 4 की तरह से आया था। तो पद्मावत प्रेम कहानी एक प्रेम कहानी है। जायसी सूफी कवि थे और सूफी कवियों के काव्य और चिंतन में प्रेम का मजमून काफ़ी गहराई से चित्रित किया है। यही कारण है कि यह काव्य प्रारंभ से अंत तक प्रेम के प्रारंभ, विकास, उत्थान और पतन की श्रेणियों को पार करता हुआ त्याग में जीवन का एक चित्र प्रस्तुत करता है। कवि का हृदय प्रेमिल संदर्भों को लौकिक अलौकिक किनारों का स्पर्श करता हुआ एक ऐसा बिंदु पर समाप्त होता है जहाँ शांति है, करुणा है और त्याग है। प्रेम से संबंधित जो अन्य वृत्तियाँ हैं, जो अन्य उपकरण हैं, उन सब का सुष्ठु समावेश पद्मावत की कथा में आद्यंत दिखाई देता है। नायक रत्नसेन प्रेमी के रूप में सामने आते हैं। वो प्रेम साधक है और पद्मावती बाह्य को पाने के लिए सर्वस्व छोड़कर विकारी हो जाते हैं। जैसे कि प्रेम भावना में भारतीय और फारसी दोनों ही पद्धतियाँ का समान योग है, तभी तो उसमें लौकिक से अलौकिक की व्यंजना देखने को मिलता है। यद्यपि इसमें अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, किंतु फिर भी इसमें एक ऐसी विश्वसनीयता और गरिमा है जो सामान्यतः प्रेम काव्य में निहित मिलती है। अपने प्रारंभिक रूप में भले ही लोभ का एक संस्करण प्रतीत होता हो, किंतु उसका उत्तरोत्तर विकास इसी गंभीरता, विशदता, प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता, जीवंतता प्रदान करता है। इसी कारण डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि जायसी की इस प्रेम कथा में हृदय को द्रवित करने की शक्ति है और मन को आकृष्ट करने की अपूर्व क्षमता है। इतनी चित्ताकर्षक, मनमोहक और हृदय द्रावक कथा बनाने का एकमात्र कारण यही है कि यहाँ लौकिक प्रेम को परलौकिक प्रेम का उच्च स्थान दिया है। भौतिक प्रीति को आध्यात्मिक प्रीति का उच्च पद प्रदान किया गया है और मानवीय प्रेम को देवी प्रेम की श्रेष्ठ उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रेम अकथ्य है, शब्द के बंधन से परे है। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दाम्पत्य जीवन, श्रद्धा और प्रणय आदि सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रेम श्रृंगार का ही एक रूप है, क्योंकि क्यों न हो दोनों ही रहस्यमय है। यह सच है कि प्रेम आत्मसमर्पण, आत्मबलिदान और त्याग की अपेक्षा रखता है। सूफी कवियों ने प्रेम की इसी विशेषता के कारण इसे कठिन मार्ग कहा है। जायसी भी इस दृष्टि से किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, प्रेम के फांदी जाने कोई परही, जाने होई कोई प्रेम करही। प्रीति बेली जनी उर्झे कोई, अरुझे मुए न छूटे सोई। प्रीति बेली ऐसे तन डाढ़ा, बलुहत सुख बाढ़त दुख बाढ़ा। प्रीति अकेली बेली चढ़ी छावा, दूसरा बेली न संचारा पावा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में प्रेम की 4 प्रणालियों की चर्चा की है। पहला, सबसे पहले प्रेम वो प्रेम है जो आदि काव्य रामायण से चित्रित है। इसकी स्थिति का विकास विवाहोत्तर काल में होता है। यह प्रेम सीता में है। यह विलासिता और कामुकता से काफ़ी दूर है। दूसरे प्रकार का प्रेम वह है जो विवाह से पूर्व दिखाई देता है और विवाह जिसका परिणाम होता है। अभिज्ञान संकुतलम और विक्रमोर्वशीय का प्रेम इसी प्रकार है। संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों का इसमें सुंदर विधान होता है। तीसरे प्रकार का प्रेम वह है जो प्राय राजाओं के अंतपुर और उद्यान आदि से संबंधित होती है। इसमें सपत्नियों के द्वेष और विदूषक आदि के हास परिहास का चित्रण होता है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और कपूर मंजरी इसके उदाहरण हैं।
चौथे प्रकार का प्रेम वह प्रेम है जो गुण, श्रवण, चित्र दर्शन और स्वप्न दर्शन आदि के माध्यम से बैठे बिठाए उत्पन्न होता है तथा नायक व मिलन की प्रेरणा देता है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम इसी प्रकार का है। आचार्य शुक्ल ने इसी विभाजन के बाद स्पष्ट है कि पद्मावत में वर्णित प्रेम चौथे प्रकार के अंतर्गत आता है। राजा रत्नसेन हीरामन तोते के माध्यम से रानी पद्मावती की प्राप्ति के निर्मित जोगी होकर घर से निकल पड़ता है। यह प्रेम नायक और नायिका दोनों की ओर से पद्मावत में चित्रित है। यद्यपि यह सही है कि पद्मावत में वर्णित प्रेम एकांतिका गूढ़ और गंभीर है, फिर भी वो जीवन के दोनों छोर का स्पर्श करता हुआ विकास पाता है। यह प्रेम सामाजिक और पारिवारिकता से संबंध हो गया है। पद्मावत के पूर्वार्ध में जो प्रेम है वो उत्तरार्ध में जाकर जीवन को विभिन्न अंगों को स्पर्श करता दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल ने इस वक्तव्य का विशेष मूल्य है जिसमें कहा गया है कि जायसी ने यद्यपि इश्क के दस्ताने वाली मसनवियों के प्रेम के स्वरूप को ही प्रधान रखा है, परंतु बीच बीच में भारत के लोक व्यवहार के संलग्न स्वरूप का भी मेल किया है। इसे मसनिवयों के सामने पद्मावत लोक पक्ष शून्य नहीं है। पद्मावत में प्रेम युगल रत्नसेन और पद्मावती भी है। यूँ तो नागमती भी इसमें है, किंतु उसका प्रेम परिपृष्ठ और गृहस्थिक है। वह पतिपरायण हिंदू नारी है जिसके साथ रत्नसेन का संबंध प्रगाढ़ और आदर्श प्रतीत होता है। इसमें धर्म की प्रेरणा है, तभी तो नागमती प्रिय रत्नसेन से अलग नहीं है। वह पृथकत्व की कल्पना मात्र से दहल जाती है। उसके मन में तो यह भाव है, वह पलक नह जाई बुहारो, शीर्ष चरण के चलो सिधारो। वस्तुतः रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम विषम से सम की ओर अग्रसर हुआ है, जिसमें एक पक्ष कष्ट और दूसरे पक्ष में पहले करुणा और फिर दयावत प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। यूँ तो प्रारंभिक स्थिति में रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम लोभ ही है, इसमें रूप लोभ की ही संज्ञा दी जा सकती है, किंतु बाद में इस प्रेम में अलौकिकता दिव्यता का समावेश होता है। यह सामर्थ्य और त्याग के कदमों से भी चलता है। इस प्रकार इसका पर्याप्त महत्व है। पद्मावत की प्रेम पद्धति की विशेषता है। पद्मावत का प्रेम सामान्य समग्र काव्य में व्याप्त है। एक प्रकार से कथा का और कृति का मूलधारा यही प्रेम है। इस प्रेम में विवशता, गहनता और दिव्यता तो ही है। इसमें लौकिकता, अलौकिकता, व्यापकता, शिल्पियों का प्रेमी की व्यापक सचेतना, इसमें चित्रित प्रेमी का विशेषताओं का आकलन इस प्रकार किया जा सकता है। तो लौकिकता देखते हैं। पद्मावत का प्रेम का अप्रेम पक्ष स्पष्ट है। यह रत्नसेन और पद्मावती के मनोभावों का वाहक है। इसमें पर्याप्त सजीवता, सरसता, मार्मिकता है। भोग प्रधान दाम्पत्य प्रेम नागमती के हृदय में विद्यमान है। रत्नसेन जब पद्मावती की प्राप्ति के लिए चलने की तैयारी करते हैं, उस समय नागमती के हृदय में भोग भावना पर आधारित प्रेम का लौकिक पक्ष दिखाई देता है। नागमती के ये शब्दों इस संदर्भ में द्रष्टव्य हैं। अब को हम ही करही भोगिनी, हमहु साथ होइब जोगिनी, केसम लावहु अपने साथ के, अब मारिक चलहु ले हाथा। यह दाम्पत्य भाव जिसमें प्रेम का सर्वस्व दिखाई देता है, उस समय भी दिखाई देता है जब पद्मावती के अनुरोध पर गोरा बादल रत्नसेन को बंदीगृह से छोड़ने के लिए दिल्ली जाने का निश्चय कर लेता है और तब उसकी नई वधू हंसकर उसका फेंटा पकड़ लेती है। ऐसे ही वात्सल्य भाव बलयित प्रेम उस समय दिखाया जा सकता है जब रत्नसेन जोगी होकर सिंहलदीप जाने लगता है। तब उसके माता
उसे वात्सल्य भाव से दुलारती है। साख्य प्रेम की झलक पद्मावती की विदाई बेला में उस स्थल पर देखी जा सकती है जब वह रत्नसेन के साथ जाने से पहले अपनी सखियों से गले मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पद्मावत में जायसी ने लौकिक प्रेम के विविध स्वरूपों की झांकी यथावसर यथास्थान प्रस्तुत की है। यही लौकिक प्रेम आगे चलकर समुन्नत होता हुआ आध्यात्मिक प्रेम का स्थान ग्रहण कर लेता है। आध्यात्मिक प्रेम पद्मावत में आध्यात्मिक या अलौकिक प्रेम की व्यंजना बड़ी गहनता से चित्रित हुई है। रत्नसेन अपने और पद्मावती का जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम है। इन दोनों का यह प्रेम साधन नहीं स्वयं साध्य है, आराधना नहीं स्वयं आराध्य है, कल्पना नहीं स्वयं संकल्प है, भावना ही नहीं स्वयं भाव है, धारणा नहीं स्वयं धार्य है, चिंता नहीं स्वयं चिंतन है, कामना नहीं स्वयं काम्य है, संवेदना नहीं स्वयं संवेद्य है, ज्ञात नहीं स्वयं ज्ञेय है और प्रमाण नहीं स्वयं प्रमेय है। का वर्णन जायसी ने विशुद्धता और मार्मिकता के साथ तो किया ही है, इनमें दिव्यता और अलौकिकता भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। यही कारण है कि यह प्रेम समुद्र से भी अधिक अगाध, पर्वत से उन्नत, स्वर्ग से भी दिव्य और सूर्य चंद्र की ज्योति से भी अधिक दीप्त और शीतल है। इस प्रेम की दिव्यता इतनी असीमित है कि जिसके हृदय में यह प्रेम उदित हो जाता है उसके हृदय का समस्त अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। ये की ज्योति दीप व सूझा, यह जो दीप सा बूझा। स्पष्ट है पद्मावत में पारलौकिक और आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना हुई है। प्रतीकात्मकता जायसी ने प्रेम की व्यंजना कपितय प्रतीकों के माध्यम से की है। रत्नसेन और पद्मावती के प्रतीक तो स्पष्ट ही हैं। सिंहलगढ़ भी परम धाम का प्रतीकत्व लिए हुए हैं। इसी प्रकार इस गढ़ का वर्णन बड़े मनोयोग से किया गया है। उसकी ऊंचाई इतनी है कि इसमें सूर्य और चंद्र के रथों के टकरा जाने का भय और नींव पाताल सर्प और वासुकी की पीठ पर है। अतः स्पष्ट है कि जायसी ने कपितय प्रतीकों की शैली में अपनी आध्यात्मिक प्रेम का निरूपित किया है। अनन्यता, त्याग, तपस्या और वैराग्य। जायसी की प्रेम पद्धति में अनन्यता, त्याग, तपस्या और वैराग्य पुट है। पद्मावती को रत्नसेन और रत्नसेन के लिए पद्मावती के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अपेक्षित नहीं है। रत्नसेन अप्सरा रूपिणी पार्वती की भी अपेक्षा कर देता है और पद्मावती को छोड़कर रत्नसेन की कैलाश की भी कामना नहीं की है। हाँ कविलास कहाँ ले करो, सोई कविलास लागे ओहू मरो। एक शब्द में रत्नसेन के रोम रोम में, उसकी नस नस में पद्मावती का रूप समाया हुआ है। अतः वह पद्मावती का अनन्य प्रेमी है। उसके प्रेम में त्याग भी है, तपस्या भी है और वैराग्य भी है। इसका कारण यह है कि जैसे प्रेम की भोग की नहीं त्याग की वस्तु मानते हैं, इसमें राग की अपेक्षा वैराग्य की गंध अधिक है। राजा का सब कुछ छोड़ देना उसके प्रेम में वैराग्य भाव की प्रतीत करता है। विकार रहित, भोग रहित और ऐषणाओं से रहित होकर ही साधक और त्याग की भांति ही प्रेम को पाया जा सकता है। कष्ट, पीड़ा और विघ्नों का आधिक्य। जायसी का प्रेम साधना सरल नहीं है, वह तो अत्यंत दुरूह, दुर्गम, दुसाध्य है। यह कारण है कि इस प्रकार के प्रेम पढ़कर प्रेमी प्राणों का दान करके ही मुक्ति हो जाता है। स्पष्ट है कि साधना में अनेक कष्ट हैं। ये कष्ट प्रिय प्राप्ति से पहले तक की स्थिति की घोतक है। मिलने पर जो जन्मांतर के दुखों का निवारण हो जाता है, तब लगी दुख प्रीतम नहीं भेटा, जब भेटा जन मनह दुखा मीठा। कष्टों के साथ ही प्रेम साधक को विघ्नों का सम्मान भी करना पड़ता है। उदाहरणतः राजा का प्रयाण बेला में उसकी माता ही अपने पुत्र को भोगों के प्रति आकृष्ट करती हुई सत्य से
डिगाने का कार्य करती है। प्रिया नागमती भी उसे रोकती हुई चित्तौड़ में रहकर अपनी रक्षा और वासना की याचना करती है। मार्ग में भयंकर पर्वत, घाटी, खोह, नदी, नालों के विघ्न तो ही है, किलकिला समुद्र बहुत बड़ी बाधा है। वह तो भयंकरता से राजा को निगलने को ही तत्पर है। नियर होते जनु लीले रहा नैन असी काढ़े। आगे चलकर पद्मावती का सौंदर्य और शिव पार्वती की परीक्षा भी विघ्न के रूप में आ जाती है। यदि भी राजा सिद्ध गुटका पा लेता है, फिर भी उसे सूली दी जाने का विधान विघ्न रूप आ खड़ा होता है। इस प्रकार पद्मावत की प्रेमानुभूति एक साधना है और इसी से उसे कष्ट, पीड़ा और विघ्नों का अंबार लगा रहता है। फारस शैली का प्रभाव। पद्मावत की प्रेम कथा फारसी पद्धति में प्रभावित है, तभी तो पद्मावत में प्रेमी रत्नसेन की आंखों से रक्त और आंसू गिरते हैं। नागमती की आंखों भी रक्त और आंसू गिरते हैं और उसके रुदन से वहीं घुंघचियों के ढेर लग जाते हैं। वीर बहुटियाँ रेंगने लगती हैं, समस्त सृष्टि भीग जाती है, पलाश लाल हो जाता है, बिम्बा फल भी लाल हो जाता है और हड्डियाँ सूख जाती है और नसें तात हो जाती है। उदाहरण: बिहर सरागहनी भूंजी मासू, हाड़ भय सब किंकर नसे भय तांते। स्पष्ट है कि इस प्रकार का वर्णन फारसी प्रेम पद्धति का ही प्रभाव कहा जा सकता है। इसमें भारतीय पद्धति का योग नहीं है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने प्रेम पद्धति का विवेचन करते हुए उसकी विशेषताओं के रूप में प्रेम योग में मरण, प्रेम मार्ग, मुक्ति मार्ग, प्रेम सौंदर्य का विधायक है, वह जीवनोत्सर्ग का मार्ग है और प्रेम मार्ग के सर्वोपरि बाधा शरीर शक्ति आदि को स्थान दिया। प्रेम साधना तो है, पर वह मरण के प्रतीत भी करा देती है। रत्नसेन तो वहाँ अमरपुर, जहाँ यहाँ मरणपुर आए हूँ कहाँ, कहकर उसी तथ्य की प्रतीति करता है। प्रेम के सहारे ही मुक्ति प्राप्त होती है और सौंदर्य का विधायक भी है। पद्मावती सौंदर्य जल्दी है और प्रेम लोक एक ज्योति लोक है। प्रेम के मार्ग को लौकिक साधनों से नहीं पाया जा सकता, उसके लिए वैराग्य, तपस्या और त्याग बनना पड़ता है। प्रेम साधना के बीच अनेक बाधाएं हैं, किंतु शरीरासक्ति सबसे बड़ी बाधा है। साधना के बीच में यह शरीर बाधा बनकर आता है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि जायसी का पद्मावत में एक प्रेम प्रधान काव्य है। उसमें प्रेम दिव्य, पवित्र, अलौकिक, महान, गंभीर, त्यागपूर्ण और खाड़े की धारा जैसे है। यह सीधा साधा न होकर तलवार की धार पे धबनो है। वह निष्काम साधना है। यदि इसके मार्ग में अनेक विघ्न हैं, किंतु इनकी प्राप्ति सर्वस्वतः आनंददायी और उद्धार कारक है। यहाँ लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। इस तरह से यहाँ पर पाठ को 14 नंबर का जो प्रश्न समाप्त होता है कि पद्मावत में वर्णित लोक तत्वों का विवेचन कीजिए। तो यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। इसे आप पढ़िए, सुनिए, बार बार सुनिए, याद कीजिए। आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे पढ़ सकते हो। और इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़रूरी जो नए व्यूअर है, आप बस व्यू मत कीजिए। व्यू करने से तो खुशी लगती है कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद, नमस्ते।